हेलो एवरीवन, वेदांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नम्रता राठौड़ आपको बायो पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमारी फॉरेस्ट्री एग्ज़ाम में सिलेबस आने वाला है। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा सिलेबस में क्या, जंतु पोषण। पोषण कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले पोषण क्या होता है कि जिन पदार्थों को हम शरीर की ऊर्जा के लिए या वृद्धि या ग्रोथ के लिए लेते हैं, जो हमें वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। उन पदार्थों को लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पोषण। पोषण कितने प्रकार का होता है, जीवों में कैसे होता है और पौधों में कैसे होता है, ये हम देखेंगे पोषण में। फिर पोषण के बाद हमने पोषण ले लिया है, अब वो अंदर जाकर क्या होगा, डाइजेशन होगा उनका, या उनसे क्या होगी, ऊर्जा कैसे निकलेगी या छोटे छोटे रूपों में कैसे टूटेगा। जो पोषण या तत्वों को हम लेते हैं वो उसी रूप में हमारे शरीर में या एब्जॉर्ब नहीं होते, अवशोषित नहीं होते हैं, उन्हें छोटे छोटे रूपों में तोड़ा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। तो हम एक कोशिकीय जीवों में, जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है, वो कैसे उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, ये हम देखेंगे। फिर बहुकोशीय जीव, टिड्डा और मनुष्य में हम पाचन देखेंगे। अगला है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हमने पोषण, कार्बोहाइड्रेट कैसे बनेगा, मतलब पोषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे और कार्बोहाइड्रेट कैसे बनेगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। मतलब पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होगी, इसकी परिभाषा, प्रकाशीय अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, तापमान, ये सब क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं कि इनकी कितनी कितनी मात्रा होना चाहिए, कि इतनी मात्रा पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी, कम होगी तो फिर प्रभावित होगी, अधिक होगी तो भी प्रभावित होगी। तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आता है श्वसन। हमने देख लिया कि पौधों में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या करा, पोषण हुआ। पोषण के बाद क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद पौधों में प्रकाश संश्लेषण होगा। मनुष्य में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, केवल पौधों में होता है, क्योंकि पौधों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। जो प्लांट सेल होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। मनुष्य में क्या होगा, श्वसन होगा। श्वसन, जो भोज्य पदार्थ है उसको ऑक्सीजन के द्वारा क्या होगा, छोटे रूपों में तोड़ा जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, श्वसन। तो श्वसन, जो विभिन्न जीव हैं उनके अलग अलग श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, लंग्स, और मछलियों का क्या है, गिल्स। ऐसे अलग अलग जीवों में जो श्वसन अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो देखेंगे। फिर श्वसन और श्वासोच्छ्वास। श्वसन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर, वो CO2 को अंदर लिया जाता है, CO2 को क्या होता है, अंदर लिया जाता है, और श्वासोच्छ्वास में CO2 को बाहर निकाला जाता है। ये प्रक्रिया हम देखेंगे। फिर श्वसन के प्रकार, ऑक्सी और अनॉक्सी। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ऑक्सी, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहा जाता है, अनॉक्सी। मनुष्य का श्वसन तंत्र ये देखेंगे हम। और श्वसन गुणांक, मतलब जो अलग अलग पदार्थ हम लेते हैं उनका श्वसन गुणांक क्या होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका श्वसन गुणांक 1 होता है, और प्रोटीन और वसा का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है, 1 से कम। एक से कम होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है, वसा और प्रोटीन का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट बन गया, श्वसन की क्रिया में क्या हो गया कि जो भोज्य पदार्थ है वो छोटे रूप में टूट गए। अब इनसे क्या होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। इसका परिवहन कैसे होगा, या ये भोज्य पदार्थ पूरे शरीर में या जीव पौधों में भी पूरे भागों में कैसे पहुँचेंगे, वो पढ़ेंगे। तो परिवहन कहेंगे, जो जिससे क्या होगा कि पूरे भागों में ये जाएंगे। पौधों में जल और खनिज का परिवहन, पौधों में जल और खनिज का परिवहन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये क्या करते हैं कि जल और भोज्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। जैसे जाइलम, ज से जाइलम, यह क्या करता है, जल का परिवहन करता है। ज से जाइलम जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम एफ से क्या होता है, फूड। तो ये क्या करेगा, भोज्य पदार्थों का परिवहन करेगा। फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। और जल
जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। तो ये देखेंगे। फिर मनुष्य में भी परिवहन कैसे होगा ये भी देखेंगे। मनुष्य में परिवहन किसके द्वारा होगा? रक्त के द्वारा। जो हमारी धमनी यहाँ है, सिरा है, उनमें क्या होता है? रक्त होता है। ये क्या करती है कि जो पूरी पोषण के बाद जो अवशोषण होता है पदार्थों का, उनको क्या करती है? अवशोषित पदार्थों को ऊर्जा के रूप में जो अवशोषित होती है उसे शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो रुधिर की संरचना पढ़ेंगे कि किससे मिलकर बना होता है। WBC, RBC, थ्रोम्बोसाइट ये होते हैं इसमें रुधिर में। फिर हृदय की क्रियाविधि और संरचना पढ़ेंगे। विभिन्न वाहिनियाँ, ये रक्त का थक्का जमना भी हम इसमें देखेंगे कि जब कभी हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है कि कुछ समय बाद रक्त अपने आप वहाँ से निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ ब्लड में कुछ प्रोटीन होते हैं, प्रोथ्राम्बिन, और ये क्या करते हैं कि बाहर की जो ऑक्सीजन है या बाहर उनसे क्या करते हैं? क्रिया करके एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं जिससे रक्त बाहर नहीं निकल पाता। इसे कहा जाता है रुधिर का थक्का या रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग। अगला है हमारा उत्सर्जन। अब विभिन्न पदार्थों को हमने क्या कर दिया है कि शरीर में परिवहन कर दिया है, उसके बाद भी कुछ पदार्थ क्या हो जाते हैं? रह जाते हैं जो हमारे जो आवश्यक नहीं होते हैं, जिनमें से अच्छे पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है, और जो बच जाते हैं उनका क्या करते हैं? हम उत्सर्जन करते हैं, मतलब उन्हें बाहर निकालते हैं। तो उत्सर्जन देखेंगे पौधों में और मनुष्य में। मनुष्य में किडनी के द्वारा उत्सर्जन होता है। ठीक है। डायलिसिस की प्रक्रिया देखेंगे। पराचरण नियंत्रक ड्रग से संबंधित रोग, और जो किडनी से संबंधित रोग है वो भी हम इसमें देखेंगे। अब क्या होगा? नियंत्रण और समन्वय। ये पूरी प्रक्रिया जो होगी ये नियंत्रित और समन्वित होगी। तो किसके द्वारा होता है नियंत्रण और समन्वय? कुछ हार्मोन्स क्रिया को चालू करते हैं और बंद करते हैं। ठीक है। और मस्तिष्क कुछ क्रियाओं के लिए ज़रूरी होता है। हार्मोन्स, पूरे हार्मोन किसके कारण एक्टिवेट होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड जो मस्तिष्क में होती है वो अलग अलग ग्लैंड को सूचनाएं देती है कि आपको ये वाला हार्मोन से निकालना है, आपको ये वाला हार्मोन सिक्रीट करना है। ठीक है। तो ये हम इसमें देखेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया इसमें पढ़ेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। जब कभी हमें कोई चीज़, जैसे आग में हमारा हाथ चला जाता है तो हम फटाक से अपना हाथ क्या करते हैं? पीछे कर लेते हैं। तो क्यों करते हैं? इतनी जल्दी ये क्रिया कैसे होती है? तो इसके द्वारा होती है प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा। ये भी हम पढ़ेंगे। फिर अगला आता है प्रजनन और वृद्धि। जीव अपनी उपलब्धता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं और उनमें वृद्धि होती है। तो कितने प्रकार का होता है? लैंगिक और अलैंगिक 2 प्रकार का प्रजनन होता है। पौधों में केवल अलैंगिक प्रजनन, जो पौधे हैं उनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। मनुष्य में केवल लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है। तो ये हम दोनों इसमें पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में हम देखेंगे कि अनुवांशिकी को सबसे पहले किसने बताया? मेंडल ने बताया। कौन कौन से उन्होंने प्रयोग किए? 3 प्रयोग किए हैं। फिर DNA का मॉडल और RNA, जीन्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला हमारा टॉपिक है पोषण। हम देख लेते हैं कि पोषण में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पोषण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या होता है पोषण। फिर हमारा पोषण की आवश्यकता क्यों है। दूसरा पोषण, अगला है पोषण के प्रकार, कितने प्रकारों में होता है, और इन प्रकारों को हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे अलग अलग पौधे हैं उनमें पोषण कैसे हो रहा है, उनमें पोषण के किस किस प्रक्रिया द्वारा हो रहा है। ठीक है। बस इतना ही है इसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोषण क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पोषण क्या होता है। तो हम हमारे शरीर में हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए हमें क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें किससे मिलेगी? कुछ पदार्थों को हम जब शरीर के अंदर लेंगे तो उनका क्या होगा? अपघटन होगा, और उससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और इस ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों का उपयोग अपनी संरचना व शारीरिक कार्यों को
मेंटेन करने के लिए किया जाता है पोषण कहलाता है। क्या होता है पोषण? वह प्रक्रिया जिसमें कुछ पदार्थों का उपयोग अपनी संरचना या शारीरिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पोषण। अब जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? पोषक तत्व। जिन पदार्थों को हम पोषण प्रक्रिया में यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पोषक तत्व न्यूट्रिएंट। जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है हमारी शारीरिक संरचना को बनाने के लिए या अपने कार्यों को करने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे हम? पोषक तत्व। अब जो पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कार्बनिक या ऑर्गेनिक, जिनमें कार्बन पाया जाता है, जिन पदार्थों में कार्बन की मात्रा होती है उन्हें क्या कहा जाता है? कार्बनिक। और जिनमें कार्बन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अकार्बनिक। इसमें क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आगे हम देखेंगे क्या क्या है इसको भी डिटेल में। और इसमें क्या होता है? वाटर और मिनरल्स। ठीक है। तो जिन पदार्थों में कार्बन पाया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? कार्बनिक। और जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? अकार्बनिक। ठीक है। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब हम देखेंगे कि जो पोषण है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो अभी हमने देखा कि हमें आवश्यकता क्यों है, क्योंकि एनर्जी के लिए। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण हम भोज्य पदार्थों को अंदर लेंगे, वो छोटे छोटे रूपों में टूटेंगे, उनसे क्या होगी? ऊर्जा मिलेगी, जिसका उपयोग हम हमारे दैनिक कार्यों को करने के लिए करते हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरा, ग्रोथ की, हमारी जो वृद्धि होती है, विकास होता है ना, वृद्धि और विकास के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होगी। वृद्धि तब होती है मतलब 1 सेल से 2 सेल बन रही है, मतलब सेल डिवीज़न होता रहता है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसमें एक जीव द्रव्य भरा होता है। इसके अंदर ही क्या होते हैं? जो ऑर्गेनील्स होते हैं या छोटे जो इनके अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो अंग हैं ये किस में पाए जाते हैं? प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? इसके अंदर ही सुरक्षित होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म इन ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है और भोज्य पदार्थों का इन सभी ऑर्गेनिज्म में प्रवाह करता है। मतलब जो भी जल है या इन सब का क्या करेगा? इन ऑर्गेनिज्म में प्रवाह करेगा। इसके द्वारा ही होगा। किसके द्वारा? जो जीव द्रव्य भरा है इसके द्वारा। तो जीव द्रव्य के निर्माण में भी किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। मेटाबॉलिक रेगुलेशन के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। इनहेरिटेंस मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के प्रवाह के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है। पोषण की आवश्यकता कैसे होगी? डीएनए जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण को ले जाता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें ही सूचना होती है, अनुवांशिक सूचनाएं इसमें निहित होती है। तो इसका रेप्लिकेशन होगा, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, इसमें भी किसकी आवश्यकता होगी? पोषण की आवश्यकता होगी। फिर प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होगी? पोषण की आवश्यकता होगी। हम अच्छे पोषण या पोषक पदार्थ युक्त भोजन लेंगे तो ही हमारे शरीर का क्या होगा? इम्यून सिस्टम अच्छी तरीके से काम करेगा और वो रोगों से लड़ लेगा। ठीक है। तो उससे क्या होगी कि हम बीमारियों से बच सकेंगे। तो ये हमने देख लिया कि पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है। अब हम देखेंगे कि जो पोषण है वो कितने प्रकार का होता है। ये फ्लो चार्ट देख लो, फिर इसको हम क्या करेंगे? डिटेल में देखेंगे। तो पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को बोलते हैं स्वपोषण और हेटेरोट्रॉफिक को क्या बोलते हैं? विषम पोषण।
स्वपोषण दो प्रकार का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब प्रकाश स्वपोषण और रसायन स्वपोषण। फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक प्रकाश स्वपोषण और रसायन स्वपोषण। प्रकाश स्वपोषण किसमें होता है? ऑल ग्रीन प्लांट, पूरे हरे पौधों में क्या होता है? प्रकाश शोषण होता है। फिर पर्पल, रेड, ग्रीन बैक्टीरिया में भी क्या होता है? प्रकाश स्वपोषण होता है। रसायन स्वपोषण किस में होता है? नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया में, आयरन और सल्फर बैक्टीरिया में भी इनमें क्या होता है? रसायन स्वपोषण होता है। फिर विषम पोषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस। पैरासाइटिक मतलब परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। ठीक है। जो परजीवी होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। परजीवी मतलब दूसरों पर भोजन के लिए आश्रित होना। 2 प्रकार से होते हैं, या तो पूर्ण रूप से आश्रित होंगे या आंशिक रूप से, मतलब थोड़ी सी उनको पोषण की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलेंगे? आंशिक। अब इसमें भी ये 2 तरह कैसे होते हैं? पूर्ण रूप से तने पर और पूर्ण रूप से जड़ पर, जड़ या मूल, ठीक है। और आंशिक में भी 2 होंगे, पूर्ण रूप से आंशिक रूप से तने पर और आंशिक रूप से मूल पर। तने को बोलते हैं स्तंभ हिंदी में, और ज़्यादा ही हिंदी में स्तंभ, तने को। तो आंशिक में क्या होगा? तने पर आंशिक रूप से और मूल या जड़ पर आंशिक रूप से। कौन सा होता है? मूल पर जो चंदन होता है वो क्या होता है? आंशिक रूप से मूल या जड़ों पर होता है, जड़ पर होता है आंशिक रूप से, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पार्शियल रूट पैरासाइट। ठीक है। और जो विस्कम और लॉरेंथिस से इसे क्या कहा जाता है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट। यहाँ पर देख लेते हैं, कसकटा, अमरबेल को क्या कहा जाता है? टोटल स्टेम पैरासाइट। ये क्या करता है? तने से पोषण प्राप्त करता है और पूर्ण रूप से उस पर आश्रित होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? टोटल स्टेम पैरासाइट। फिर ओरोबेंकी क्या होता है? जो जड़ है उस पर होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? टोटल रूट पैरासाइट, क्योंकि जड़ पर है। फिर आंशिक हो गया। अब सेप्रोफाइटिक के हम एग्जाम्पल देखते हैं, मोनोट्रोपा, नियोटिया, एग्रिकस और राइजोपस। ठीक है। पूछा जा सकता है कि जो मोनोट्रोपा है वो कैसा प्लांट है? तो वो कैसा है? सेप्रोफाइटिक प्लांट है। अगला हम देखते हैं सहजीवी। सहजीवी क्या होता है? जो जिसमें 2 जीव साथ साथ अपना पोषण प्राप्त करते हैं। थोड़ा तुम मुझे दे दो, थोड़ा हम तुम्हें दे देते हैं। मतलब हमारे पास जो चीज़ अच्छी है वो हम उसको दे देंगे और उसके पास जो अच्छी है उसका हम उपयोग करेंगे। तो इसे क्या कह देते हैं? साझेदारी, है ना। तो सहजीवी में 2 जीव साथ साथ रहते हैं, उसे कहा जाता है सहजीवी। लाइकेन में क्या होता है? शैवाल और केवाक 2 साथ साथ में रहते हैं, 2 पौधे साथ साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। फिर रूट नोडुल्स जो पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है रूट नोडुल्स। फिर माइकोराइजा, ये क्या होता है? पौधे और कवक, ये दोनों क्या करते हैं? साथ साथ में रहते हैं। कीटभक्षी जो कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, यूट्रिकुलरा, निपेंथिस और डाइनिया। ठीक है। ये क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। अब इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। एक बार ये चार्ट को देख लीजिए आप। ठीक है, चार्ट देख लिया आपने। अब इसको हम क्या करेंगे? डिटेल में देखेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषण। स्वपोषण नाम से ही समझ में आ रहा है, जो अपना पोषण खुद करते हैं या अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, किसी और पर भोजन के लिए आश्रित नहीं होते, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। इनके शरीर के अंदर ही क्या होता है कि जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, ये 2 प्रकार के होते हैं, हमने देख लिया, प्रकाश स्वपोषण और रसायन स्वपोषण। प्रकाश
प्रकाश स्व पोषण। रसायन स्वपोषण। प्रकाश स्वपोषण नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो स्वपोषण होगा वो किसकी उपस्थिति में होगा, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में। तो यह प्रक्रिया कैसे होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, स्वपोषण होता है। ये क्या करते हैं, अपना पोषण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। या जो पौधे होते हैं वो अपना भोज्य पदार्थ किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। अब हम देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होते कैसी है। तो जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CO2, और जल का क्या है, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और जल में क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर क्या करते हैं, प्रकाश की, क्योंकि ये क्या है, प्रकाश स्वपोषण मतलब प्रकाश किस में होगा। तो प्रकाश यहाँ पर क्या लेते हैं, लाइट लेते हैं। और नीचे होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो प्लांट होते हैं, प्लांट सेल होती है, उनमें ऐसे प्लांट सेल होती है, इसके अंदर एक अंग पाया जाता है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसमें ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, पत्तियां हरी दिखाई देती है। एक वर्णक है जिसके कारण क्या होता है कि पत्तियां हरी दिखाई देती है। और भी वर्णक होते हैं जैसे जेंथोफिल, लाइकोपिन। जेंथोफिल क्या होता है, पीले रंग के पीला रंग दर्शाता है, और लाइकोपिन टमाटर के लाल रंग के कारण, और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले ली और जल ले लिया, लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों या हरे भागों में पाया जाएगा। क्लोरोफिल ले लिया, अब क्या करेंगे, ये अपना भोज्य पदार्थ बनाएंगे C6H12O6, और बदले में हमें क्या देंगे, ऑक्सीजन और जल। अब देखो, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितनी अणु लिए जाते हैं, कितनी मात्रा ली जाती है, तो 6 लिए जाते हैं। और जल के कितने लिए जाते हैं, 12। ये यहाँ से बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल के कितने अणु लिए जाते हैं, तो 12। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने लिए जाते हैं, 6। और इनसे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6। और क्या मिलता है हमें बदले में, जल और ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का हम फिर क्या करते हैं, श्वसन में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पौधों में स्वपोषण के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। एक और क्वेश्चन की, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो पौधों के कहाँ पर, कौन से भाग में होगी, कहाँ पर होगी, हरे भागों में होगी। हरे भागों में होगी क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है, क्लोरोफिल के अंदर ही होती है ना। तो हरे भागों में, विशेष रूप से पत्ती में। ठीक है, अब देखते हैं रसायन स्वपोषी। ये क्या करते हैं कि जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनका अपघटन करते हैं। अकार्बनिक पदार्थों के अपघटन से ऊर्जा, अकार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जो ऊर्जा मिलती है उसका उपयोग करते हैं पोषण के लिए। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, ये क्या करते हैं कि जो अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं और उससे क्या ऊर्जा मिलती है उसके द्वारा ही क्या करते हैं, पोषण करते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन है Na2,
इस फॉर्म में होती है, इसका उपयोग करते हैं और क्या बनाते हैं, नाइट्रेट बनाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का अपघटन करके क्या किया, इसको नाइट्रेट में परिवर्तित किया और इससे क्या जो ऊर्जा मिलती है उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, रसायन स्वपोषी। जो अकार्बनिक पदार्थों के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रसायन स्वपोषी या कीमो ऑटोट्रॉफिक। अगला है हिट्रोट्रॉफिक। जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या दूसरों पर आधारित होंगे। दूसरे मतलब कि ऑटोट्रॉफिक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन पर आधारित होंगे। प्रत्यक्ष रूप से, या तो प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि जैसे हम फल फ्रूट खा रहे हैं या सब्जी ले रहे हैं, सब क्या है, प्रत्यक्ष रूप से ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट है उसको ले रहे हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से जैसे जो मांसाहारी है, उन्होंने क्या करा कि जैसे शेर है, शेर ने किसको खाया, बकरी को, और बकरी ने किसको खाया, जो घास है उसको खाया। तो घास क्या हो गई, जो स्वपोषण कर रही है ना, स्वपोषी हो गई। फिर बकरी को किसने खाया, शेर ने, है ना, तो शेर क्या हो गया, हिट्रोट्रॉफिक। बकरी भी हिट्रोट्रॉफिक हो गई और शेर भी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन या पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त कर रहे हैं। तो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोषण के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हिट्रोट्रॉफिक। लिख लीजिए, जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं। आधारित होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इनके शरीर में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो नहीं होती है। जैसे पौधों में हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, जल ले ली और उनके अंदर क्या बना लिया उन्होंने, जो भोज्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लिया। ऐसी प्रक्रिया इसमें नहीं होती है। ये जो स्वपोषी होते हैं उनका भक्षण करके ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, या उनको भोज्य पदार्थों के रूप में लेकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम जो हिट्रोट्रॉफिक है वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं मृतोपजीवी स्वपोषण, मृतोपजीवी परपोषण, है ना, मृतोपजीवी परपोषण या विषम पोषण। मृतोपजीवी जो सड़े गले मृत पदार्थों से, जो सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, सड़े गले मृत जो चीज़ें, जो पौधे सड़ गए या मृत पदार्थ है उनसे क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी या सेप्रोफाइटिक। जैसे मोनोट्रोपा एक कैसा प्लांट है, सेप्रोफाइटिक प्लांट है। नियोटिया एग्रीकस, ये कैसे पौधे हैं, सेप्रोफाइटिक, मतलब ये अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, सड़े गले या मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। फिर परजीवी, पैरासाइटिक, परजीवी जो पोषण के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं। जो पोषण के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं या निर्भर होते हैं। जो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है, परजीवी, दूसरों पर जीने वाले। परजीवी, पर मतलब दूसरे और जीव मतलब जीवन। जो अपने जीवन के लिए या पोषण के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, परजीवी। ठीक है, परजीवी 4 प्रकार के हमने देखा है, टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट और पार्शियल रूट पैरासाइट। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्ण स्तंभ परजीवी या टोटल स्टेम पैरासाइट। ये क्या होते हैं, दूसरे जीवों पर पाए जाएंगे या दूसरे पौधों से अपना पोषण प्राप्त करेंगे। जिन दूसरे पौधों से ये पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। ठीक है, जिन पौधों से ये अपना या जो दूसरे हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, होस्ट कहा जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, कसकटा मतलब अमर बेल, अमर बेल। जो अमर बेल है वो क्या करती है, जो नींबू और बेर का पौधा होता है,
नींबू या बेर के पौधे पर बेल से मतलब इसके तने पर क्या करती है, लिपट कर इनसे पोषण प्राप्त करती हैं। किससे? नींबू या बेर। इस पर जो अमरबेल है वो क्या करेगी, इसके तने पर लिपट जाएगी, है ना, क्योंकि यह स्टेम पैरासाइट है तो तने पर लिपटेगी और तने से क्या करेगी, पोषण प्राप्त करेगी। अब जो नींबू और बेर है ये इसके लिए क्या है, होस्ट हो गए, है ना, जिनसे ये पोषण प्राप्त करेगी उन्हें क्या कहा जाएगा, होस्ट कहा जाएगा। तो नींबू और बेर इसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए। तने से ये क्या करती है, जो कुछ पोषक पदार्थ है उस इनसे जो पौधे के तने हैं उससे अवशोषित कर लेती है, ले लेती है और अपना पोषण प्राप्त करती है। फिर कैसीथा ये क्या करता है, नीम के पौधे पर लिपट कर अपना पोषण प्राप्त करता है। नीम का जो पेड़ है उसके तने पर लिपट कर क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। अगला है पार्शियल स्टेम पैरासाइट। अब ये क्या होते हैं, आंशिक रूप से दूसरे पौधा पर निर्भर होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं होंगे, आंशिक रूप से दूसरे पौधा पर निर्भर होंगे। उन्हें क्या कहा जाएगा, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, क्योंकि तने पर होंगे। अब इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल तो पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए जो भोजन है, भोजन नहीं बनता है और दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो पार्शियल होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब ये अपना भोजन तो बना लेते हैं, पर जल और खनिज लवणों के लिए, जल व खनिज के लिए क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, दूसरे जीवों से जल और खनिज प्राप्त करते हैं। जैसे लोरेंथियस किस पर होगा, महुआ और आम के जो पेड़ है उसके तने से लिपट कर क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा। विस्कम क्या करेगा, मटर और सेब इनके पेड़ से लिपट कर क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा। अगला है पूर्ण मूल परजीवी, टोटल रूट पैरासाइट मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। ये अपना पोषण क्या करेंगे, दूसरे जीवों से पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। और रूट बोला मतलब कहाँ से प्राप्त करेंगे, जड़ से प्राप्त करेंगे। जैसे ओरोबेंकी किस पर होता है, तंबाकू, जो तंबाकू का पेड़ होता है उस पर, और सरसों इन पर पाया जाएगा, ठीक है। ओरोबेंकिंग में भी ये क्या करेगा, पूर्ण रूप से दूसरे पौधों से जैसे तंबाकू और इनसे अपना क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा। अगला है रेफ्लिसिया। जो रेफ्लिसिया का पौधा है वो कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है, ठीक है, और मलेशिया। रेफ्लिशिया का जो पौधा होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है। जो रेफ्लिशिया है उस दुनिया के सबसे बड़े पुष्प इसी पौधे पर होते हैं, मतलब सबसे बड़ा पुष्प वाला पौधा कौन सा है, रेफ्लिशिया। सबसे बड़े पुष्प वाला पौधा कौन सा है, रेफ्लिशिया। और रेफ्लिशिया को क्या कहा जाता है, परजीवों की रानी। रेफ्लिशिया को ही क्या कहा जाता है, परजीवों की रानी। ऐसा पूछा जा सकता है कि परजीवों की रानी किसे कहा जाता है, रेफ्लिशिया को कहा जाता है। सबसे बड़ा पुष्प वाला पौधा कौन सा है, रेफ्लिशिया है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में। ये कैसा पौधा है, टोटल रूट पैरासाइट होता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि लोरेंथस किस पर होता है, महुआ और आम पर होता है, ये कैसा होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट। अमरबेल कैसा पौधा है, टोटल स्टेम पैरासाइट, क्योंकि ये स्टेम तने से लिपट कर क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। किन पौधों के तनों पर, नींबू और बेर के पौधों से, ठीक है। अगला है आंशिक मूल परजीवी। इनमें क्या होगा, क्लोरोफिल तो होगा, ये क्लोरोफिल होने के कारण क्या कर लेंगे, अपना भोजन बना लेंगे, पर जल और खनिज लवण के लिए दूसरे पौधों से अपना जल और खनिज लवणों से क्या करेंगे, उनको प्राप्त करेंगे। जल और खनिज लवणों को दूसरे पौधों से मतलब होस्ट से प्राप्त करेंगे। जैसे सेंटलम, चंदन में क्या होगा कि क्लोरोफिल तो होगा, मतलब ये अपना भोजन तो बना लेंगे, पर जल और खनिज लवणों के लिए क्या होते हैं, दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
अब ये पूछा जा सकता है कि जो चंदन है वो कैसा पौधा है, तो पार्शियल रूट पैरासाइट होगा। ये क्या करेगा, रूट से अपना पोषण प्राप्त करेगा। चंदन कैसा पौधा है, पार्शियल रूट पैरासाइट। और अमरबल कैसा है, टोटल स्टेम पैरासाइट। अमरबल कैसा है, टोटल स्टेम पैरासाइट। चंदन क्या है, पार्शियल रूट पैरासाइट। ठीक है। रेप्लिसिया कैसा है, टोटल रूट पैरासाइट। ठीक है। अगला देखते हैं हम, सहजीवी, जिसमें दो पौधे एक साथ अपने जीवन यापन करते हैं या साथ साथ जीवन यापन करते हैं कि हाँ तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूँगा। तो सहज, इसे क्या कहा जाता है, सहजीवी, जो साथ साथ जीवन यापन करते हैं या पोषण करते हैं। ठीक है। तो इसमें दो पौधे होंगे जो साथ साथ रहेंगे। लाइकेन, लाइकेन में क्या होंगे, दो पौधे होंगे। कौन कौन से होते हैं लाइकेन में, शैवाल और कवक। शैवाल प्लस कवक। लाइकेन संबंध में, जो लाइकेन सहजीवी है उसके संबंध में दो पौधे होते हैं। वो कौन से होते हैं, शैवाल और कवक। इसमें दो पौधे क्या होते हैं, एक साथ अपना पोषण प्राप्त करते हैं। शैवाल क्या करता है, भोजन बनाकर देता है कवक को, और कवक क्या करता है, जल और खनिज लवण देता है शैवाल को। ठीक है। इसे क्या, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सहजीवी कहा जाता है। फिर माइकोराइजा, माइकोराइजा में क्या होता है, पौधा और कवक साथ साथ में होते हैं और साथ साथ में रहते हैं। ठीक है। अपना जीवन यापन करते हैं, पोषण, भोज्य पदार्थ और खनिजों का आदान प्रदान करते हैं। सहजीवी, जिसमें दो जो पौधे हैं वो साथ साथ जीवन यापन करते हैं, अपने पोषण का को एक साथ पूरा करते हैं कि हाँ तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। जिसमें जो लाइकेन है उसमें क्या होता है, दो पौधे होते हैं। कौन कौन से, शैवाल और कवक। शैवाल क्या करता है, भोजन बनाकर कवक को दे देता है, और कवक क्या करता है, जल और खनिज शैवाल को दे देता है। इसलिए इस और दोनों क्या करते हैं, साथ साथ जीवन यापन करते हैं। अगला देखते हैं हम, कीट भक्षी। कीट भक्षी नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कीटों का भक्षण करते हैं। किसका भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करेंगे। अब ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, क्योंकि जो मृदा है वहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करके जो नाइट्रोजन की पूर्ति है करते हैं। कीट भक्षी जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करके पोषण प्राप्त करते हैं। जो कीटों का भक्षण करते हैं और कीटों का भक्षण करके क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है, मृदा में नाइट्रोजन की कमी है, तो ये क्या करते हैं, उन कीटों का भक्षण करते हैं और नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जैसे ड्रोसेला, जो ड्रोसेरा होता है उसका जो पौधा होता है उसमें क्या होते हैं, रोम होते हैं। इन रोम पे कोई भी कीट आकर बैठता है तो ये रोम क्या हो जाते हैं, अंदर की ओर हो जाते हैं, और फिर यहाँ से क्या होता है, इसका पाचन कर लिया जाता है, किसका, कीट का। ठीक है। और कीट से जो इसे चाहिए पोषण वो प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, रोम, और इसमें ब्लेडर्स लगे होते हैं। ब्लेडर्स के द्वारा कीट आकर ब्लेडर्स पर बैठता है और फिर उसको क्या कर लिया जाता है, अंदर करके उसका पाचन कर लिया जाता है। फिर निपेंथिस, जो निपेंथिस है वो क्या, कहाँ पर पाया जाता है, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में। और भारत में कहाँ पर पाया जाता है, भारत में कश्मीर, नैनीताल और दार्जिलिंग। ठीक है। भारत में कहाँ पर पाया जाता है, कश्मीर, नैनीताल और दार्जिलिंग। अब जो निपेंथिस है वो पौधा कैसा होता है, निपेंथिस को हिंदी में घटपर्णी भी कहा जाता है, घटपर्णी। इसका पौधा होता है, घटपर्णी नाम से ही समझ में आ रहा है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, घड़े के समान होती है, जो घड़ा होता है ना उसके जैसी होती है, और इसकी जो पत्ती होती है ढक्कन के समान बनी होती है। अब क्या होता है कि जो कोई भी कीट क्या करता है, यहाँ पर आकर बैठता है।
तो ये क्या करता है, अपना ढक्कन जो पत्ती नुमा ढक्कन है वो क्या करता है, यहाँ पे इसको बंद कर देता है और ये कीट क्या होता है, अंदर की ओर आ जाता है। अब इसके अंदर से कुछ क्या होते हैं, पाचक एंजाइम निकलते हैं। पाचक एंजाइम के द्वारा ही पाचन होता है, मतलब वो क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे रूपों में तोड़ देते हैं। तो कुछ पाचक एंजाइम निकलते हैं जो इसका क्या कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं और पौधे को इससे नाइट्रोजन जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कीट भक्षी, क्योंकि ये क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, आज का अपना यहीं पर पूरा ख़त्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो एनिमल्स है उसमें पोषण कैसे होता है, उनके खाने के आधार पर वो कितने कितने भागों में बटे हुए हैं, जैसे ओमनिओरस, कॉर्निओरस, हर्बिओरस, है ना। तो इनमें कैसे होता है, और जो 7 प्रकार के पोषक तत्व है जो आवश्यक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स और वाटर, ये कैसे होते हैं, कहाँ पर इनका पाचन होता है, ये भी देखेंगे हम। ठीक है, अगले में। तो आज हमने जो पढ़ा है वो थोड़ा सा देख लो। क्या क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहले हमने देखा है कि पोषण क्या होता है। कुछ पदार्थों को हम शरीर के अंदर लेते हैं ऊर्जा और आवश्यकता के लिए, हमारे शरीर की ऊर्जा के और आवश्यकता मतलब शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता के लिए कुछ पदार्थों को हम शरीर के अंदर लेते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पोषक तत्व। जो पोषक तत्व होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, फिर इसकी आवश्यकता होती है, क्यों होती है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, भोज्य पदार्थ, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए, ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म के लिए, मेटाबॉलिक रेगुलेशन के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ के लिए। फिर हमने देखा कि जो पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण में भी 2 प्रकार का होता है, प्रकाश स्वपोषण और रसायन स्वपोषण। प्रकाश स्वपोषण जो सभी हरे पौधे वो क्या करेंगे, प्रकाश स्वपोषण करेंगे। रसायन स्वपोषण में क्या होगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आयरन और सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, रसायन स्वपोषण। फिर विषम पोषण में 4 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। ठीक है, मोनेरा, नियोटिया, एग्रिकस, राइजोपस, ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। परजीवी में अमरबेल, चंदन, ओरोबेंकी, ये सब क्या है, ओरोबेंकी, ये क्या है, परजीवी। ठीक है, इसमें भी हमने देखा जो तने से प्राप्त करेंगे उन्हें क्या कहेंगे स्टेम पैरासाइट। जो पूर्ण रूप से तने पर आश्रित होंगे उन्हें टोटल स्टेम पैरासाइट। जो आंशिक रूप से होंगे उन्हें क्या करेंगे, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। जैसे पार्शियल स्टेम पैरासाइट कौन सा है, विस्कम और लॉरेंथस। पार्शियल रूट पैरासाइट कौन सा है, चंदन। चंदन कैसा पौधा है, पार्शियल रूट पैरासाइट, क्योंकि ये क्या करेगा, जड़ से पोषण प्राप्त करेगा, इसलिए इसे क्या कहा जाएंगे, पार्शियल रूट पैरासाइट। ठीक है, और अमरबेल को क्या कहा जाएगा, टोटल स्टेम पैरासाइट। फिर हमने देखा कि जो स्वपोषण होता है वो उसमें क्या होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी। और प्रकाश स्वपोषी में क्या होता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है और जल और ऑक्सीजन बनती है। और ऑक्सीजन हमें क्या होती है, बदले में ऑक्सीजन हमारे श्वसन में काम आती है। फिर रसायन पोषी में ये क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ के अपघटन से ऊर्जा जो मिलती है उसको क्या करते हैं, पोषण के रूप में लेते हैं, जैसे नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास। फिर हिट्रोट्रॉफी या विषम पोषी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोषण के लिए दूसरों जीवों पर, मतलब स्वपोषी जो होते हैं उन पर आश्रित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विषम पोषी। विषम पोषी कितने प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी, जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा एक कैसा पौधा है, सेप्रोफाइटिक प्लांट है। परजीवी जो पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, परजीवी। और जिस पर आश्रित होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, होस्ट। ये 4 प्रकार के होते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट और पार्शियल रूट पैरासाइट। अमरबेल एक कैसा पौधा है, टोटल स्टेम पैरासाइट। अमरबेल क्या करता है, नींबू और जो बेर है उसके पौधे की तने से अपना पोषण प्राप्त करता है। कैसिथिया ये क्या होता है, नीम के पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है। पार्शियल स्टेम पैरासाइट में लॉरेंथस और विस्कम ये क्या होते हैं, लॉरेंथस महुआ और आम से अपना पोषण प्राप्त करता है, विस्कम मटर और सेब से और इसके तने से, मतलब पार्शियल। और पार्शियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल तो होता है पर
तो ये अपना भोजन बना लेंगे, पर जल और खनिज के लिए क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। टोटल रूट पैरासाइट इसमें क्या आएगा, ओरोबैंकी। ओरोबैंकिंग किस पर होता है, तंबाकू और सरसों से अपना पोषण प्राप्त करता है। रेफ्लिशिया, रेफ्लिशिया कहाँ पर पाया जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है। सबसे बड़े पुष्प किस पर होते हैं, किसके होते हैं, जो रेफ्लिशिया प्लांट है उसके होते हैं, और इसे परजीवियों की रानी भी कहा जाता है। पार्शियल रूट पैरासाइट, वही इनमें क्लोरोफिल होगा तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, पर जल और खनिज के लिए क्या करते हैं, दूसरों पर आधारित होते हैं। जैसे चंदन, चंदन एक कैसा प्लांट है, पार्शियल रूट पैरासाइटिक प्लांट है। सहजीवी, जिसमें दो पौधे एक साथ जीवन यापन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सहजीवी। जैसे लॉरेंथियस, लॉरेंथियस में क्या होता है, दो पौधे होते हैं, शैवाल और कवक। लाइकेन में दो पौधे होते हैं, कौन से होते हैं, शैवाल और कवक। शैवाल क्या करता है, भोजन बनाकर कवक को देता है, और कवक क्या करता है, खनिज और जल किसको देता है, शैवाल को, और ये साथ साथ जीवन यापन करते हैं। माइक्रोराइजा, इसमें क्या होता है, पौधे और कवक दोनों साथ साथ में रहते हैं, ठीक है। जो लाइकेन है वो कैसा संबंध दर्शाता है, सहजीवी संबंध दर्शाता है। माइक्रोराइजा भी कैसा संबंध दर्शाता है, सहजीवी। कीट भक्षी, जो कीटों का भक्षण करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कीट भक्षी। जैसे ड्रोसेरा यूट्रिकुलेरा नेपेंथिस। ड्रोसेरा में क्या होते हैं, कुछ रोम्स लगे होते हैं जिस पर कीट आकर बैठता है, और वो रोम्स क्या होते हैं, अंदर की ओर चले जाते हैं। फिर कुछ पाचक एंजाइम निकलते हैं जो इसका क्या करते हैं, पाचन कर लेते हैं, और बदले में इन्हें क्या होती है, जो नाइट्रोजन होती है वो प्राप्त हो जाती है। फिर यूट्रिकुलेरिया में क्या होता है, ब्लेडर्स लगे होते हैं। निपेंथिस, घड़े के जैसी संरचना होती है जिस पर कीट आकर बैठता है, और इस पट्टी से इस घड़े को ढक दिया जाता है। फिर अंदर जाकर कीट में कुछ अंदर से कुछ पाचक एंजाइम निकलते हैं जो इस कीट का पाचन कर लेते हैं। कहाँ पर पाया जाता है ये निपेंथिस, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। भारत में कहाँ पर पाया जाता है, कश्मीर, नैनीताल और दार्जिलिंग, ठीक है। अगला हम देखेंगे कि जो जीव है, जो एनिमल्स हैं उनमें पोषण कैसे होगा, वो कितने प्रकार के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, है ना, ये देखेंगे। और जो 7 पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, खनिज और जल, है ना, मिनरल्स और वाटर, ये कैसे होते हैं और इनसे कैसे पोषण प्राप्त होता है, ये सब हम अगले इसमें देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे देखते हैं कल।